नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे से भाइयों। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए कमर कस लीजिए। कुछ ही दिनों में आपका पेपर है प्यारे दोस्त। और सबको पता है गणित में कौन से सवाल आने वाले हैं, बस तुम करते ही तो नहीं हो। जो सवाल रेलवे ऑलरेडी 2 साल से लगातार पूछ रहा है वही मटेरियल दोबारा से एनटीपीसी के पेपर में परोसा जाएगा। अभी रेलवे ग्रुप डी के आंसर की आई है। 101 शिफ्ट है मेरे भाई, यहां पे 2000 से ज्यादा सवाल है। एक ही सवाल 40-40 बार रिपीट करके पूछा है, एक ही सवाल। तो अगले मॉक टेस्ट में मैं रेलवे ग्रुप डी के पूछे हुए सभी क्वेश्चंस को, ये यूनिक सवाल तो 200-250 ही है, उन क्वेश्चंस को भी इन एग्जाम पेपर में कवर करूंगा। ठीक है बच्चे, अगर कोई बच्चा ये एग्जाम पेपर लगा लेता है, बढ़िया से रिवीजन कर लेता है, एक एक टाइप को अपने दिमाग में यहां फिट कर लेता है, तो पेपर में उसको कुछ भी नया नहीं लगेगा। सब उसको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको। केवल पेपर में डेटा चेंज करके सवाल आएगा, लेकिन आएगा यही। बहुत लिमिटेड सवाल रेलवे के एआई के पास है और वही उनको बार बार घुमा फिरा के देता रहता है, इसलिए मैं बार बार वही सवाल कराता हूं। नए की जरूरत ही नहीं है, ना नया कंटेंट है रेलवे के पास प्रीवियस ईयर में, ना नया कुछ करना है। जो है उसी को 10 बार करो। ठीक है, आई ना बात समझ में? तो ये भौकाल मचाने वाले सवाल हैं जो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। हमारी सीरीज शुरू हुई है रेलवे एनटीपीसी के लिए। आप जाइए सिलेक्शन में यूट्यूब चैनल पर प्यारे दोस्तों, एग्जाम पेपर हमने करवाना शुरू कर दिया। एग्जाम पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है और आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी का बेस्ट 30 क्वेश्चंस का एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। आप खुद से भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहो। एप्लीकेशन पे आप जाओगे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में हमारी या वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाएगा रेलवे एनटीपीसी के। यहां प्रीवियस ईयर के देखिए 112 टेस्ट फ्री है। हमने कल ही अपडेट कराया है। 2025 में ग्रेजुएट लेवल की 47 शिफ्ट डली हुई है और 2025 में जो अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसकी सभी की 45 शिफ्ट भी हमने यहां पे डलवा दी है, अपडेट करवा दिया आपके डिमांड पे। ठीक है बच्चे, रेलवे ग्रुप डी की जो मेरे दोस्तों अभी आंसर की आई है, ये भी जो है शिफ्ट बहुत जल्द टाइप होके, है ना, फिर उनकी प्रूफ रीडिंग होके वो भी बहुत जल्द ग्रुप डी की भी फ्री में डलवा दूंगा। तो आप यहां से मॉक टेस्ट लगाओ। बताओ, पहले बच्चों को खरीदना पड़ता था 500-500 रुपए के टेस्ट, आज आप फ्री में सारे के सारे लगा सकते हो। फिर भी आप नहीं करे तो धिक्कार है भाई साहब, बड़ा वाला धिक्कार। ठीक है, तो मेहनत करो और पढ़ो गजब तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ एक एक सवाल सॉल्व करना और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए। पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। 30 में से भी कम आपके 26 या उससे ज्यादा सवाल ठीक होने ही चाहिए, तभी आपकी तैयारी बढ़िया मानी जाएगी। ठीक है ना, चलिए करते हैं प्यारे दोस्तों। आज की क्लास का पहला सवाल बनाओ। ट्राउजर बेचने वाली एक दुकान पर ऑफर के तहत ग्राहकों को 7 पतलून की खरीद पर 4 पतलून मुफ्त मिल रहे थे। तो बताइए ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। एक दुकान पे ऑफर चल रहा, 7 ट्राउजर खरीदो और 4 घर को फ्री ले जाओ। ठीक है बच्चे, तो एक तरह की छूट ही, तो कितने % की छूट है बताइए। तो प्यारे भाई साहब 7 पतलून खरीदो और घर को 4 फ्री ले जाओ, यानी कि दुकानदार टोटल कितने ट्राउजर दे रहा है आपको? 11। दुकानदार ने टोटल 11 ट्राउजर दिए, जिसमें से आपसे कितने का पैसा लिया है? 7 का। 7 खरीदने को कह रहा है और फ्री कितने दिए? टोटल 11 ट्राउजर दिए, जिसमें से 4 फ्री है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 4/11। और 1/11 क्या होता है? 9.09%, है ना। तो 4/11 क्या आएगा? 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 36.36%। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आप बोलोगे हां जी सर। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 19:15। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 2 ट्राइंगल इन द ऑर्डर मेंशन्ड। 2 समरूप त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है? 19:15। तो आपसे पूछा इन दोनों समरूप त्रिभुजों के एरिया का रेशियो क्या होगा। भाई एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड, जो संगत भुजाएं हैं, उसके रेशियो का स्क्वायर होगा। भुजा नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर कर दो तो 19 स्क्वायर 361, 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत है? यही आता ही यही है मेरे भाई, ठीक है। रेलवे का पेपर होता 100 शिफ्टों में है, पर उनको निचोड़ के देखा जाए तो मुश्किल से 5-10 शिफ्ट ही हैं, वही बार बार फेंक दी जाती हैं, ठीक है जी। आओ, एक दुकानदार 3500 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% डिस्काउंट पर बेचता है। अच्छा, जिससे कोई लाभ या हानि नहीं होती, तो साइकिल का मार्क प्राइस क्या है बताइए। बढ़िया सवाल है। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 का। एक दुकानदार 3500 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, यानी कि साइकिल का क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य। तो साइकिल खरीदने के बाद वो साइकिल का एक एमआरपी फिक्स करता है ना। नहीं पता एमआरपी क्या है, ये पूछा है। फिर मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है, 20%। 20% डिस्काउंट पे देता है, जिससे उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों, मार्क प्राइस पर, है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/, यानी कि अगर साइकिल का मार्क प्राइस 5 है तो 5 पे 1 का डिस्काउंट देता है, तो साइकिल बेचता कितने में, 4 में। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर साइकिल को बेचने से ना तो उसे कोई लाभ हुआ ना ही हानि हुई, इसका मतलब क्या है कि उसने साइकिल को लागत मूल्य पर ही बेच दिया। जितने रुपए में साइकिल खरीदी 3500 रुपए, उतने ही दाम में बेच दिया कि नहीं। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा 4 यूनिट की वैल्यू, वो साइकिल के कॉस्ट प्राइस 3500 रुपए के बराबर ही होगी कि नहीं। तो 4 की वैल्यू 3500 रुपए, कितने गुना प्यारे दोस्तों, 875 गुना, है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 5 अट्ठे 40, है ना। 4000 से हल्का सा बढ़ाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 5 की भी 875 से गुणा करेंगे तो 4000, 75 पंजे 375, तो 4375 रुपए। क्लियर है, कितना बेसिक सरल सा सवाल था। चौथा सवाल, मेंस 2021 सीजीएल का है ये। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, विकर्ण एसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना। विकर्ण एसी पर शीर्ष बी और डी से डाले गए परपेंडिकुलर का योग 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का एरिया क्या है। देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का जो एक सिंपल कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी चतुर्भुज के 2 डायगोनल होते हैं, एबीसीडी के 2 डायगोनल होंगे, एसी और बीडी। अगर एक डायगोनल की लंबाई पता है और उस डायगोनल पर सामने वाले शीर्ष से लंब की लंबाई पता है, डायगोनल एसी पर ही सामने वाले शीर्ष से लंब खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए, उनकी लंबाई h1 h2 है, तो ये एरिया हो जाएगा 1/2 डायगोनल एसी गुणा h1 प्लस h2। और यहां पे डायरेक्ट दिया है कि एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण एसी की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और विकर्ण एसी पर सामने वाले शीर्ष बी और डी से जो लंब डालते हैं उन परपेंडिकुलर का योग 10 है, यानी कि h1 प्लस h2 डायरेक्ट क्या दिया है। तो एरिया क्या आ जाएगा, 240/2, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट। तो कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे सवालों को उड़ा ले जाओगे। आइए, तेजस गेट्स डबल द अमाउंट इन 9 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तेजस को हर 9 साल में पैसा डबल मिल जाता है अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता है, यही है ना। बोला कितने सालों में यह 32 गुना हो जाएगा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम 32 टाइम्स इटसेल्फ। मैं भी बोर हो गया हूं इन सवालों से, है कितनी बार कराऊं मैं इन चीजों को। मुझे एग्जाम में बना दिया जाए, मैं नए सवाल इजाद करूंगा देश में, ठीक है जी। पर क्या करूं, फिर तुम फेल हो जाओगे तो कुछ नहीं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा बेसिक सवाल है कि तेजस को क्या है मेरे प्यारे भाई, हर 9 साल में पैसा दुगना हो जाता है। हर 9 साल में इन्वेस्ट की गई राशि कितनी हो जाती है, 2 गुना। पूछा कितने सालों में, 32 गुना हो जाएगा। 32 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 कितने साल में हो जाएगा भाई, दुगना होने में 9 साल लग रहे हैं, तो 2 की पावर 5 गुना होने में समय भी 9 का 5 गुना लगेगा, यानी कि 45 साल। आइए, ठीक है जी। आपको बेसिक से पढ़ना है पूरा सिलेबस, और आप टारगेट कर रहे हो कि रेलवे का जो 2026 की भर्तियां हैं, अभी ये तो 2025 का पेपर है ना, अभी रेलवे ग्रुप डी 2026 होना बाकी है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, उसके पेपर होंगे, और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआईबी इस बार रेलवे बोर्ड ही कराएगा। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी एक रेलवे फाउंडेशन बैच में एक ही जगह हम सब टीचर्स आपको कराएंगे, बहुत थोड़ी सी फीस में आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल जाएगा।
लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है मेरे भाई। 5 महीने लगता है रेलवे की तैयारी को अच्छे से करने में, अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, और उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन बच्चा क्या आधी अधूरी टूटी फूटी निचले स्तर की तैयारी करके जो है जाता है, फिर पेपर में मुंह की खाता है, फिर रोता है। तो वो गलती ना करें, बढ़िया से पढ़ें एक बार टिक के। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर क्या है आपके सामने यहां पर 6। बनाओ। पाइप पी किसी टंकी का 2/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टंकी का 2/7 भाग 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पी और क्यू दोनों को 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर देते हैं। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो पूछा है तीनों पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। अच्छा सवाल है, वायरल सवाल है, बहुत बार पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन आया है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर दो पाइप है पी और क्यू, ये दोनों भरने वाले हैं ना। बताए कि पाइप पी 2/9 टंकी भरता 28 घंटे में। अगर पूरी टंकी 9 है तो 9 में से 2 भरेगा 28 घंटे में, 14 गुना है ना। तो पूरी 9 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 9 का 14 गुना यानी कि 126 घंटे। ऐसी क्यों के लिए निकालो, क्यों 2/7 टंकी 12 घंटे में भरता है। अगर पूरी टंकी 7 लीटर की है तो 2 भरता है 12 घंटे में, कितने गुना? 6 गुना। तो क्यों पूरी टंकी कितने टाइम में भरेगा? 7 का 6 गुना 42 घंटे में। क्यों पूरी टंकी भरेगा? 42 घंटे में। तो आप टंकी की कैपेसिटी क्या मान लीजिए मेरे दोस्तों, 126 और 42 का एलसीएम। तो 126 और 42 का एलसीएम तो 126 ही आ जाएगा ना, आसान है। तो पाइप भी 126 यूनिट 126 घंटे में भरता, 1 घंटे में कितना भरेगा? 1। क्यों 126 यूनिट 42 घंटे में भरता, 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई, यही है ना। अब सवाल के अनुसार पी और क्यू दोनों को 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। तो पी और क्यू दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? पी की एफिशिएंसी 1 है और क्यू की 3 है। दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 4 यूनिट टंकी भरेंगे। तो पी और क्यू 6 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे फिर? 24 यूनिट। तो पी और क्यू को 6 घंटे के लिए चालू करा गया, 6 घंटे में 24 यूनिट टंकी भर देंगे। फिर दोनों पाइप पी और क्यू को बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, फिर हमने पाइप आर को चालू कर दिया। पाइप आर चालू कर दिया। पाइप आर अकेले जो है टंकी के पानी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। आप बताओ, जितनी टंकी पाइप पी और क्यू ने भरी है, पाइप आर उसी को तो खाली करेगा ना। पी और क्यू ने अभी तक 24 यूनिट टंकी भरी है, पाइप आर उसी को खाली करेगा मेरे प्यार भी 8 घंटे में। तो पाइप आर 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 3 यूनिट खाली करने से एफिशिएंसी नेगेटिव, पाइप आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -3। तो पूछा तीनों पाइप मिलकर खाली टंकी को कितने समय भर सकते हैं। तो तीनों पाइप अगर मिलकर काम करें P प्लस क्यू प्लस आर, तो तीनों पाइप मिलकर 126 यूनिट टंकी भरेंगे। कितनी एफिशिएंसी से? P की एफिशिएंसी 1 है, क्यू की 3 है, और क्यू की 3 है और आर की -3 है। तो ये आ जाएगा मेरे भाई, तीनों पाइप भरेंगे 1 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में? 126 घंटे में। ऑप्शन नंबर, आसान सवाल था ये तो। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 7, करो। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि X क्या है? मार्कअप। कोई सामान लागत मूल्य से जितना बढ़ा के मार्क प्राइस फिक्स किया गया है, वही मार्कअप परसेंटेज होता है। दुकानदार 60% छूट पर बेचता है और उसे सामान पे 84% का प्रॉफिट होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, बताओ। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो आसानी से। क्या फॉर्मूला है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब जैसे यहां पे डिस्काउंट कितना है? 84 है ना, 60, डिस्काउंट 60 है भैया, प्रॉफिट है 84, तो ना प्रॉफिट कितना है? 84%। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये फॉर्मूला है। तो 100 माइनस 60 और 100 प्लस 84 100। बताओ किससे चला गया? ये चला गया मेरे दोस्तों यहां पे 8 से। 8 पंजे 40 और 8 से मेरे दोस्तों
23 बार, 5 रेशियो। कोई दिक्कत? पूछा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनिए, तो मैं कह सकता हूं कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 23, यानी कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा है? 18। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 18 ज्यादा है। तो 1/5 क्या होता है? 20%। तो 18/5 की क्या होगी परसेंटेज वैल्यू? 18 से गुणा। तो क्या आ गया बच्चों? ये 360%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? तो डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के सवाल में यही फॉर्मूला आपको लगाना है हर बार। ठीक है, आ जाओ। 4,000 रुपए की धनराशि पर 7.5% की दर से 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक के टाइम का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, देखो ये सवाल सबको पता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है। ऐसे सवाल एग्जामिनर ने पूछने अभी तक बंद नहीं किए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 7.5% पर एनम, है ना, इनटू टाइम। टाइम आपको निकालना है। वैसे 7.5 में यहां पे जैसे 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल देखो, ये वाला आंसर होना चाहिए 48। ठीक है जी? नहीं, गड़बड़ भी हो सकती है प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे सर कैसे? टाइम की वजह से। आपको यहां पे टाइम निकालना पड़ेगा कि 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक कितने दिन होते हैं। तो ये साल 2024 है, 4 से कट रहा है ना, लीप ईयर है। ये वो साल है जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी और एक साल में कितने दिन होंगे? 366 दिन। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 12 फरवरी 2024 की सुबह से 13 अप्रैल 2024 की सुबह तक का ब्याज निकालना है। फरवरी कितनी दिन की होगी? 29 दिन की। अब 11 फरवरी तक नहीं लेना, 29 में से शुरू के 11 दिन नहीं लेने। तो कितने दिन लेने? फरवरी का 18 दिन। फिर मार्च कितने दिन का आएगा? 31 दिन का। अप्रैल में 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक लेना है ना? तो कितने दिन हो गए बच्चों? ये 18, 12, 30 और 31, 61 डेज। टोटल एक साल में कितने दिन है? 366 दिन। और प्यारे बच्चों, आपको कितने दिन का ब्याज निकालना है? 61 डेज का। यानी कि कितना हो गया? 6 कम 6, 6 चिंग 36, 1/6 साल। तो ये जो सवाल सेट हो रहे हैं रेलवे के पेपर में, अगर लीप ईयर है तो ये मान लीजिए 1/6 साल पर ही सेट है। ठीक है ना बच्चों? तो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम कितना आ गया? 1/6। अब आप बताओ, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, डेसिमल से 1 जीरो कट गया। 75 चौका 300, 300/6 कितना आ गया? 50 रुपए। तो आंसर क्या है इसका? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9 बनाओ जी। 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 9 महिलाएं इसे 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, पूछा 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप इस वायरल सवाल को एफिशिएंसी निकाल के भी कर सकते हो, पर और बढ़िया मेथड क्या है? सवाल में जैसे ये पूछा 3 वुमेन और 6 मैन, ये ना, इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही है बच्चे। तो बेटा यही निकाल लो ना कि 3 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगी, 6 पुरुष काम कितने दिन में करेंगे। जैसे सवाल में ये बोल रखा है 9 महिलाएं काम कितने दिन में कर सकती हैं? 8 दिन में। 9 वुमेन एक काम 8 दिन में करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 3 महिलाएं उसी सेम काम को कितने दिन में करेंगी? बताओ। वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज इक्वल कर दिया, तो बताओ कितने दिन में करेंगी? 24 दिन में। तो 3 महिला उस काम को 24 दिन में करेंगी। बेसिकली गुणाई तो आपको सेम करना है। 9 महिलाएं 8 दिन में, 9 8 72, 3 महिलाएं 24 दिन में, 3 गुणा 24 72, है ना। 4 पुरुष करते हैं 18 दिन में, 18 चौक 72। तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में, 12 छिंग 72। तो 6 आदमी करेंगे मेरे दोस्तों 12 दिन में। ये 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 12 से तो कम ही लेंगे ना। अगर ये 24 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, तो सब लोग मिलके तो 12 से कम ही दिन लेंगे मेरे प्यारे भाई, ये तो आएगा नहीं। ठीक है बच्चे? और 6 से कम ही आएगा। आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, 4 दिन नहीं आएगा, क्या आएगा? 8। 8 क्यों? अगर मान लो दोनों के दिन 12 12 होते तो मिलके कितने कर लेते? 6 दिन में। लेकिन एक आदमी ज्यादा टाइम ले रहा, तो आंसर भी 6 से ज्यादा आएगा। सॉल्व भी कर सकते हो। 24 और 12 का एलसीएम टोटल वर्क क्या आएगा?
टोटल वर्क हमने 24 मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और इनकी एफिशिएंसी आ गई बच्चों 2। तो ये लोग मिलकर करेंगे 1 + 2 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 24 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा 8 दिन, है ना। तो ये तरीका है मेरे प्यारे भाई, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही हो जाएगा 1 स्टेप में, ठीक है ना, बिना एफिशिएंसी के। आओ, एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 45% का डिस्काउंट भी देता है, उसका लॉस परसेंटेज क्या है। इससे आसान कुछ है क्या पूरी दुनिया में। एक व्यापारी अपने सामान पे लागत मूल्य से 40% ज्यादा मार्क प्राइस लगाता है, 40% क्या मार्कअप, फिर क्या करता है मार्क प्राइस पे 45% का डिस्काउंट देता है। पूछा लॉस परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। व्यापारी ने अपने सामान पर सीपी से 40% ज्यादा मार्क प्राइस फिक्स करा है, फिर मार्क प्राइस पे 45% डिस्काउंट दिया है, तो लॉस परसेंटेज क्या आएगा 40 और -45 का सक्सेसिव, यही आएगा ना, 40 - 45 - 40 गुणा 45 बटे 100। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताओ 40 - 45 कितना आ गया, माइनस का 5, माइनस 40 गुणा 45 क्या हो गया 1800, 1800 को 100 से भाग करेंगे कितना 18, तो -5 और -18 आ गया -23%, तो कितना लॉस होगा 23% का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी। 100 मान के भी आप इस सवाल कर सकते क्योंकि डेटा आसान है ना। आ जाइए 11वां सवाल, 11वां सवाल है त्रिकोणमिति रेलवे एनटीपीसी का, प्रीवियस ईयर बताइए। साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए प्लस अंडररूट कॉसेक स्क्वायर ए -1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में सीधे फॉर्मूले हैं, ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, यहां भी फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां सीधा फॉर्मूला ही लगाइए आप। जैसे साइन ए -2 साइन क्यूब ए, क्या कॉमन आ जाएगा ऊपर से साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा। नीचे है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, तो क्या कॉमन आएगा कॉस ए कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक है, और प्लस ये क्या है अंडररूट कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का अंडररूट क्या होता है बच्चों कॉटे होता है कि नहीं। अब आप बताइए क्या ये ऊपर नीचे से सेम चीज है, कट नहीं जाएगी। cos 2a का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ग्रुप डी में बहुत सवाल आए ट्रिग्नोमेट्री के। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए -1 और साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों सेम ही cos 2a के फॉर्मूले हैं इसलिए कट गया। तो ये बचा साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या आ गया tan a, है ना, तो tan a प्लस कॉट ए हो गया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बताओ tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू होती है ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन। आपको सर कैसे, बट tan a प्लस कॉट ए को याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, tan a प्लस कॉट ए बराबर होता है 1 बटे साइन इंटू कॉस ए। अगर 10 को साइन कॉस में खोलोगे तो आएगा 1 बटे साइन इंटू कॉस ए, और इसी को तो लिखोगे मेरे प्यारे भाई 1 बटे साइन कॉस है के 1 बटे कॉस है के सेक इंटू कॉस है के, तो tan a प्लस कॉट ए बराबर होता है सेक इंटू कॉस है के। तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, 1 स्टेप में होने वाला, लेकिन फॉर्मूला अच्छे याद होने चाहिए जी। अलजेब्रा का क्वेश्चन √x -1 बटे √x बराबर है √7, तो आपसे पूछा x³ प्लस 1 बटे x³, ठीक है ना भाई। तो यहां क्या है बच्चों प्लस, तो आपको √x से पावर 3 में जाना है, तो पहले क्या करो इसका स्क्वायर, पहले क्या करोगे बेटा स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे तो √x से ये पहले तो रूट हट जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस हो जाएगा ना, तो x प्लस 1 बटे x क्या आएगा मेरे प्यारे भाई के स्क्वायर प्लस 2, ध्यान से सुनिएगा, माइनस से प्लस में जाएंगे स्क्वायर करके, तो फॉर्मूला क्या है के स्क्वायर प्लस 2 √7 का स्क्वायर 7 + 2 यानी कि 9, तो x प्लस 1 बटे x की वैल्यू क्या आ गई 9। ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, याद होना चाहिए। अब आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है ना, प्लस से प्लस में ही, अगर x प्लस 1 बटा x की है,
एक्स प्लस 1/x के है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला है भाई के क्यू माइनस 3 के, के क्यू माइनस 3 के। फॉर्मूला नहीं पता तो सवाल भी नहीं होगा। तो 9 का क्यूब 729, 729 में से 27 घटाएंगे तो 700, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलो बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 13। 8%, 16% और 3% की 3 लगातार छूट के बाद मार्क प्राइस का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? फाइंड द इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस आफ्टर 3 consecutive डिस्काउंट ऑफ 8%, 16% एंड 3% राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। गजब सवाल है। अगर किसी वस्तु पर 8, 16 और 3% की 3 लगातार डिस्काउंट दी जाए तो मार्क प्राइस कम हो जाएगा। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितने परसेंट रह जाएगी, ये सवाल है। जैसे मार्क प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए पे आप 40 रुपए का डिस्काउंट देते हो तो मार्क प्राइस कितना रह जाता है? 60 रुपए, यानी कि ओरिजिनल का 60%। ये पूछा है कि ये 3 डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस की वैल्यू कितने परसेंट रह जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, ओनली 1% का फर्क है, 1 का भी नहीं है, हाँ तो है कि नहीं बच्चे। तो आपको काफी नजदीक कैलकुलेशन करनी है, तो पहले आप ये पता लगा लो कि इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है कि नहीं बच्चों। 8, 16 और 3% की मेरे प्यारे भाई 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या है कि नहीं भाई। अब बताओ आपको क्या नेट डिस्काउंट निकालना आता है? अब मैं इनकी फ्रैक्शन बना के तो नहीं करूंगा ना मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इनकी बड़ी गंदी बनेंगी। क्या है बेस्ट फॉर्मूला? फॉर्मूला लगा लेते हैं। 8, 16 और 3 के बराबर सिंगल डिस्काउंट क्या आएगा? पहले तीनों को जोड़ो, 8, 16, 24, 24 और 3 27 माइनस, फिर 2 2 की गुणा, 8 गुणा 16 128, 16 तिया 48 और 8 तिया तो 128 प्लस 72 कितना आ जाएगा? 128 प्लस 72 200 हो गया। ठीक है बच्चे। तो 200 को 100 से भाग करना है, क्या आ जाएगा? 2। आई ना बात समझ में भाई? 2 2 गुणा करो, 8 गुणा 16 128, 16 तिया 48 और 8 तिया 24, 48 24 72, 128 प्लस 72 200। 200 को किससे भाग करना है? 100 से। 2 आ गया प्लस, फिर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करेंगे मेरे भाई, 16 8 128, 128 तिया 384, 384 को आप लोग किससे भाग देंगे? 10,000 से, तो 0.0384 ये आ गया ना। तो 27 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया प्यारे दोस्तों? ये आ गया 25.03, यानी कि अप्रोक्स 25% ही आ गया ना। ये 0.03 को इग्नोर कर सकते हो, ठीक बच्चे। तो 25% आ गया अप्रोक्स, 25.0384 आएगा करीब, है ना। या फिर अप्रोक्स लिख लूं, एग्जैक्टली काफी नजदीक, तो 25.04% के करीब आ जाएगा ये, है कि नहीं। ओके, यानी कि ये नेट डिस्काउंट आ गया। आपसे पूछा मार्क प्राइस की इफेक्टिव वैल्यू। आप ये देखो, मान लो जैसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। अगर 100 रुपए पर आपको डिस्काउंट मिला है 25.04 का, तो उसकी वैल्यू मार्क प्राइस कितना रह जाएगा फिर आपका? 74.96 रह जाएगा ना अप्रोक्स। यानी कि 100 रुपए का मार्क प्राइस रह गया 74.96, यानी कि कितना? 74.96% अप्रोक्स। समझ रहे बच्चों। तो बढ़िया सवाल है, आधे बच्चे तो लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। 14वां सवाल आपके सामने डायग्राम दिया है, सर्कल का सवाल है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, बताइए। करो जल्दी से। ये एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, और पॉइंट पी से यहां तक टी तक क्या खींचिए? टेंजेंट। और पी ए बी क्या है? सर्कल की छेदक रेखा, सीकेंट, जो सर्कल को ए और बी पे यहां पे कट कर रही है। तो देखते पता लगना चाहिए कि सवाल होगा सर्कल की टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से। अगर किसी वृत्त के बाहर पॉइंट पी से टेंजेंट खींची जाती है पीटी, तो पीटी का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये छेदक रेखा है पी ए बी, तो पी से ए तक की गुणा पी ए और गुणा पी बी। ये केवल आपको इसमें वैल्यू रखनी है बेटा। अब बताओ, एक्स बताना है, टीपी स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, पीबी है 2x प्लस 3, पीए कितना है? 9। तो यहां जो है टीपी की लंबाई कितनी दी है? 15। तो 15 का स्क्वायर 225 बराबर पीए कितना है?
9, और पी भी कितना है 2x प्लस 3। ये आ गया ना भाई। तो 9 से 225 कट गया, कितनी बार प्यारे दोस्तों? 25 बार। तो 25 माइनस 3 बराबर 2x, तो 22 आ गया 2x, x आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है। टीपी की लंबाई दिया टेंजेंट ऑन पॉइंट टी 15 सेंटीमीटर, वैल्यू सीधी सीधी दी है, आपको उसमें रख देनी है। आगे चलिए सवाल नंबर 15। 24 गुणा 16 गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे ठोस घन बनाए जाते हैं, है ना। बनने वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे सवाल मतलब फ्री के नंबर है, पेपरों में फ्री के नंबर है। एक बड़े घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए 4-4 सेंटीमीटर साइड वाले, तो बताओ कितने घन बनाए जा सकते हैं। आपको वॉल्यूम आयतन को बराबर कर देना, जब भी हम पिघलाएंगे आयतन बराबर कर दो। ठीक है। कितने घन बनाए जाएंगे? हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दी है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? सीधा दे रखा है L गुणा बी गुणा एच। अब इसको पिघला के छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले, तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा मेरे दोस्तों? 4 का क्यूब, है ना। तो टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दी, है ना। इतने घन बनेंगे कि नहीं? घनाभ के टोटल वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर दो? भाग दे दो, सिंपल सा। तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा? 64। तो 16 चौका 64, और 240/4 कितना आ गया? 60। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर है 16, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का बनाइए। ए की प्रेजेंट एज का 9 गुना और बी की प्रेजेंट एज के 8 गुने का योग 29 साल है। बी की प्रेजेंट एज का दुगुना ए की प्रेजेंट एज के दुगुने से 20 साल अधिक है। यही है। अब से 6 साल बाद ए और बी की एज का योग कितना होगा? ये सवाल प्रॉब्लम ने जिसके जो है ये रेशियो वाले क्वेश्चंस नहीं है, यहां आपको इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों। प्रीवियस में बहुत सवाल है। सवाल में क्या बोल रखा है? ए की प्रेजेंट एज, मान लो ए की प्रेजेंट एज ए है और बी की जो प्रेजेंट एज है मैंने मान लिया बी है। तो सवाल क्या कह रहा? ए की प्रेजेंट एज का 9 गुना और बी की प्रेजेंट एज का 8 गुना, यही ना। इनका योग कितना है? 29 साल। एक एज का 9 गुना, बी की एज का 8 गुना, 29 साल है। ठीक है भैया। बी की प्रेजेंट एज का दुगुना ए की प्रेजेंट एज के दुगुने से 20 साल अधिक है। तो बी की एज का दुगुना ए की प्रेजेंट एज के दुगुने से कितना ज्यादा है? 20 साल ज्यादा है, यही है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो कि बी माइनस ए कितना आ जाएगा? 10। बी माइनस ए आ गया प्यारे बच्चों 10 साल। आपसे पूछा है अब से 6 साल बाद ए और बी की एज का योग, तो प्रेजेंट में ए और बी की एज पता करो ना पहले। आप बताओ ये दो इक्वेशन सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेगा? तो ए को सेम बनाओ या बी को? ए को सेम बना लेते हैं भाई। यहां क्या है? 9a और यहां कितना है? तो यहां ए को भी 9a बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 9 से गुणा करना पड़ेगा ना। अब क्या करो? दोनों को सिंपली ऐड कर दो। अब ऐड करने का फायदा क्या है? 9a और ये माइनस का 9a कट जाएगा ना। तो 8b और 9b कितना आएगा? 17b। 17b बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 29। और 9 की 10 में गुणा 29 प्लस 90 कितना आ गया? 119। तो 17b बराबर 119 है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ गया। बच्चों अगर 20 आ गया है तो b माइनस ए 10 कैसे हो सकता है? अब b की प्रेजेंट एज का दुगुना ए की प्रेजेंट एज के कितने दुगुने से 20 साल अधिक है। तो b की प्रेजेंट एज तो 7 आ गई। चलो ध्यान सुनना, b की प्रेजेंट एज आ गई 7 है, तो यहां से a की कितनी आ जाएगी फिर? माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 आ जाएगी ना। ठीक है, नेगेटिव में चलेगी। तो ए और बी की प्रेजेंट एज का योग कितना हो गया? 4 साल। ए और बी की प्रेजेंट एज का योग 4 साल हो गया।
तो बोला 6 साल बाद ए और बी की एज का योग क्या होगा, तो 6 साल बाद ए की भी 6 बढ़ेगी और बी की भी 6 बढ़ेगी, तो 6 साल बाद ए और बी की एज का योग कितना आ जाएगा, देखो आंसर भी 16 आ रहा है। इस महामूर्ख गुरु घंटाल को ये नहीं पता, ये सवाल एक्चुअल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ है, मैं तो आपके सामने ताजा सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे एक एज नेगेटिव आ रही है, मतलब मम्मी के पेट के अंदर अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ दिखा फिर है, तो मम्मी पापा अंदर लिए घूम रहे हैं उसे और वो एज निकलवा रहा, तो भैया कैसे काम चलेगा। मतलब इक्वेशंस आप सवाल बना रहे हो तो इक्वेशन का डाटा ऐसा सेट करो कि रियलिस्टिक हो। मां मूर्खो एग्जामिनर, जैसे एआई मुर्दा ऐसी आदमी भी हम निगेटिव में एज बता रहे हैं, ठीक है पर आंसर देखो आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। चलो, यदि किसी घनाभ के बॉक्स की लंबाई 84 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, ये सवाल है। प्यारे बच्चों सवाल तो बहुत आसान है, आप बताओ किसी भी घनाभ, घनाभ यानी कि जैसे आपका कमरा है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये ठीक है ना। अब आप ये बात जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पे आप वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो ना, तो लंबाई है 84, चौड़ाई है 45, तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा 84 गुणा 45 प्लस बी एच, बी एच कितना आ जाएगा मेरे 45 गुणा 25 प्लस एच एल, एच एल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 25 गुणा 84। अब ये कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन है ना, ठीक है। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के तो हम मूड में बिल्कुल नहीं है कि नहीं। अब आप ये बात जानते हो है कि नहीं सचिन, कि जो भी नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये देखो 84 में 3 आता है, 45 में भी, यहां भी 45 में 3 आ रहा है और यहां भी 84 में 3 आ रहा है। 84 का मतलब कितना होता है 28 या 84, 3 यहां भी है, 3 45 में भी है, 3 यहां भी है 84 में, तो पूरा जो नंबर है 3 का मल्टीपल आएगा ना। तो 3 का मल्टीपल देखो 4 5 6, ये आ गया 4 2 6 2 8, 3 से नहीं कट रहा। इसके बाद 4 5 9, 1 और 2 3, ये 3 का मल्टीपल है। उसके बाद 8 1 नहीं, 8 1 9 और 3 4 7, ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल है ना। तो यानी कि यहां पे हम 2 ऑप्शन में फंस गए, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में है ना, क्योंकि 4 2 6 और यहां पे 5 4 9 2 और 1 3, दोनों ही 3 के मल्टीपल है। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या आ सकता है, इस सवाल का आंसर क्या आ सकता है, जल्दी से बताइए, फटाफट 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 करके, ठीक है भाई। देखो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर जैसे पहले मैंने 3 का नियम लगा के देखा तो उससे 2 ही ऑप्शन घटे, 2 ऑप्शन तो नहीं कट पाए ना, 2 ऑप्शन में मैं फंस रहा हूं। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो नंबर है प्यारे भाई 250, ये नंबर 125 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, क्या आंसर ये कैलकुलेशन 125 का मल्टीपल आएगी। चलो यहां 25 आ रहा है, यहां 25 आ रहा है, लेकिन यहां तो केवल 5 ही आ रहा है ना, है ना। तो दिस विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 125, ठीक है बच्चे। तो यानी कि आंसर नहीं होना चाहिए ये वाला, आंसर क्या होगा ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद भी अगर आप संशय में रहते तो पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे चले, सवाल है आपके सामने 18, 17,700 रुपए को 2 साल के लिए 4% इंटरेस्ट पर जमा किया जाता है, तो एनुअली रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। 17,700 रुपए को 2 साल के लिए जमा किया जाता है 4% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। आपसे क्या पूछा है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। ये बच्चे अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा r²/100%। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस r²/100% होता है, यानी कि 0.16%। ये आ गया परसेंटेज में। आपको बताना है आंसर रुपए में ना, तो प्रिंसिपल है
17,700। तो 17,700 रुपए का आपको 0.16% निकालना है और यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 177 की आपको गुणा करनी है 0.16 से। ठीक बच्चे, अब बताओ 177 की आपको 0.16 से गुणा करनी है जी। पहली बात तो अगर इसको 160 भी मान ले या इसको 180 भी मान ले, है ना, तो 180 की 0.16 में गुणा करके कितना आता है मेरे प्यारे भाई, 180 और मेरे प्यारे भाई ये 288 के करीब आता है, यानी कि 28.8 से हल्का सा कम आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, दूसरी बात कि 16 से आंसर तो एग्जैक्ट है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, अगर 16 से गुणा करें तो आंसर 16 का मल्टीपल होगा या 8 का मल्टीपल होगा। 8 से ये नंबर नहीं कटता, 8 से के नंबर 4 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 62, 62 4 से नहीं कटता ना, ये वाला नंबर 4 से कट रहा है, ये आंसर होना चाहिए। ये नंबर 42 है, ये भी नहीं कट रहा 8 से। अगर किसी नंबर में 16 से गुणा कर रहे हो तो वो नंबर 16 से भी कटेगा, 8 से भी और 4 से भी, ये दोनों नंबर 4 से नहीं कट रहे। इतना छोटा आंसर होगा नहीं मेरे भाई। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, ऑप्शन की हेल्प से, पूरा नहीं करना होता है। कौन सा अनुपात निम्नलिखित में से सबसे बड़ा है, बताओ। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 के पेपर का सवाल है भाई ये। ठीक है, क्या क्या अनुपात है यहां पे, एक है 13/40 है भाई, दूसरा है 23/45 और ये तीसरा है 19/43 और चौथा है 20/38। ये तो 2 से कट गया ना, ये 10/19। इनमें बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। ये सारे ही जो रेशियो है या फ्रैक्शन है सब 1 से छोटे हैं, क्योंकि छोटी संख्या को किससे भाग दे रहे हो, बड़ी संख्या से। अब देखो 2 रास्ते हैं, या तो आप इन सबको डिवाइड करके इनकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो, बड़ा छोटा आ जाएगा, या फिर आप देखो मेरे प्यारे भाई कि जैसे 40 है, 40 का आधा क्या होता है 20, तो ये लिखा हुआ 13 यानी कि आधे से कम है। ये है 45, 45 का आधा होता है 22.5, ये 23 यानी कि आधे से ज्यादा है, आधे से कम हो गया, हटाओ इसे। ये लिखा हुआ 43, 43 का आधा कितना होता है 21.5, 21.5, ये लिखा हुआ है 19, ऊपर आधे से कम लिखा हुआ है, आधे से कम है कि नहीं। 19 है, 19 का आधा होता है 9.5, ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई यहां पे 10, यानी कि ये लिखा हुआ आधे से ज्यादा। तो 2 ही ऑप्शन है यहां पे, 2 ही फ्रैक्शन है जो आधे से बड़ी है, तो जो 2 आधे से छोटी है वो हटा दिया। क्लियर है कि नहीं, यही 2 फ्रैक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों जो हाफ से क्या है बड़ी है, 0.5 से, कि 45 का आधा 22.5 से बड़ा लिखा है 23, 19 का आधा 9.5 से बड़ा लिखा हुआ है 10। अब बताओ इनमें कौन सी बड़ी होगी। देखो बड़ी छोटी बताने कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 23 गुणा 19 कितना आएगा, 460 से 23 कम 437। ठीक है, और इसे 45 की 10 में गुणा कर लेंगे साढ़े, बताओ कौन सा नंबर बड़ा होता है 450। इफ 450 बड़ा है तो नंबर भी ये वाला ही बड़ा होगा, यानी कि 10/19। कौन सा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए मेरे प्यारे भाई, त्रिकोणमिति का सवाल है, करो। साइन क्यूबे माइनस कॉस क्यूबे बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 36 डिग्री। देखो ये देखते ही दिमाग की नसें दौड़नी चाहिए कि 54 और 36 90 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पे है ना, ये सब पता होना चाहिए बेटा, पहले से पेपर देने जा रहे हो। अब साइन क्यूबे माइनस कॉस क्यूबे का फॉर्मूला खोल लो ना भाई, सिंपल फॉर्मूला है साइन क्यूबे माइनस कॉस क्यूबे का, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से खोलेंगे ना अलजेब्रा से, तो साइन क्यूबे माइनस कॉस क्यूबे आएगा साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए इंटू, शॉर्ट में लिखा करो साइन को एस कॉस को सी, और नीचे क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे प्लस का 2, साइन स्क्वायर 54 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 36 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एंगल का सम 90 है, लिख लो चाहे ए प्लस बी 90 है, तो tan a गुणा tan b बराबर 1,
साइन ए गुणा सेक बी बराबर 1, कॉस ए गुणा कॉसेक बी बराबर 1। ये आ गया। तो सिंपल सा है प्यारे बच्चों, ये कट गया। तो क्या बचा? साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 2, ऑप्शन नंबर। तो जिस सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे वहां कोई जो है खुरापातीपना नहीं करना है, सिंपल उड़ा लेना है जी। सवाल नंबर 21 करो। 8,20,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 6% ब्याज दर से 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। आपने 8,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए मेरे प्यारे भाई, कितने ब्याज की दर से? 6% पर एनम ब्याज की दर से। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। लेकिन ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? हाफ ईयरली। तो 1 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये सवाल है ना। 1 साल का मतलब होता है बच्चों 12 महीने। अगर 12 महीने हैं और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6 महीना 6 महीने। अगर ब्याज 1 साल में 6% है तो 6 महीने में कितना होगा? 3%, है ना। तो आपको बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 3% और 3% का सक्सेसिव मिलेगा ना, जो हो जाएगा 3 + 3 + 3 गुणा 3/100। तो आपको सीआई मिलेगा फिर ये 6 और 9/100 आ गया 0.09, 6.09% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इन 1 ईयर। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए? 8,20,000 रुपए का प्रिंसिपल है, यही है ना बच्चे। और इसका आपको सीआई मिलेगा 6.09%। क्योंकि मेरी नजर तो पहले से ही ऑप्शन पे चल रही है, क्योंकि हम यहां से कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ऑप्शन के इस्तेमाल से। आप बताओ, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा ना, डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां 2 जीरो, ये भी कट जाएगा। 2 नाम 18 यानी कि 8, एंड में 8 आएगा, तो ये वाले ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन 50R से बड़ा है, एक 50R से छोटा है, ये भी चेक कर सकते हो। या 609 यानी कि 3 का मल्टीपल है ना। दिस कैलकुलेशन 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 से नंबर तभी कटता जब अंकों का योग 3 से कटे। 5, 2, 7 और 8 कट जाएगा। 15 3 से, देखेंगे 9, 9 और 3, 4, 8, 12। इस ससुरा भी 3 से कट रहा है। ठीक है जी। तो फिर क्या करें प्यारे भाई? फिर हम यहां पे करते हैं ना ना ना, करेंगे दिमाग से ही। देखो, इस सवाल का आंसर है बेटा यहां पे बी ऑप्शन। देखो प्यारे दोस्तों, ये नंबर है 82। 82 का मतलब होता है 41 दूनी 82। क्या होता है? 41 दूनी 82। यहां तो 2 नहीं है, तो ऑड नंबर है 609, यानी कि 82 गुणा 609 जो आएगा केवल 2 से कटने वाला होगा। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये 28 जो है ये 4 से कट गया, 4 सत्ते 28। और आंसर क्या होना चाहिए? केवल 2 से कटने वाला, बिकॉज यहां 82 में केवल 2 आता है, ना कि 4। 38 केवल 2 से कट रहा है। ठीक है ना बच्चे, समझ रहे बच्चों? तो इसलिए आंसर मेरे प्यारे भाई यहां पर बी ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22वां, 0.583 बार को P/Q रूप में एक्सप्रेस करें, जहां P और Q इंटीजर है। इससे निचला सवाल आपने देखा है क्या कभी? ये एक रिकरिंग डेसिमल है, 0.583 बार P/Q रूप में लिखना है। दशमलव हटाओ, बार हटाओ, जितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है ना दशमलव के बाद, नीचे उतने ही 9 लिख दो, तो 583/999। ठीक है, तो कट भी सकता है, लेकिन एग्जामिनर तो काटने की भी मेहनत नहीं कर रहा। ए ऑप्शन है ना बच्चे, बिल्कुल आलसी है। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 12 साल में किस ब्याज की दर से खुद की दुगुनी हो जाएगी? बताइए। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 12 साल में किस ब्याज की दर से डबल हो जाएगा? डबल होने का मतलब कि 1 रुपए जो है 2 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपए। 1 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, यानी कि 100%, है ना बच्चों? नहीं समझे बच्चों? डबल होने का मतलब 1 रुपए मेरे दोस्तों 2 रुपए बन गए, तो आपको 1 रुपए ब्याज मिला, और 1 का मतलब होता है 100%।
डबल होने का मतलब धनराशि एक बढ़ गई, और एक का मतलब ही 100% होता है। तो आपको 100% ब्याज चाहिए कितने वर्षों में? 12 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज होगा? बटे 12, और ये जाएगा 4 से ना, तो 25/3% पर एनम ब्याज की दर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 8.33% पर एनम। ठीक है, ये बताओ। आपके सामने डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनका क्या बताना है? बहुलक, मोड बताना है। बताइए, मोड मतलब किसी डेटा सेट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या होता है? उसका बहुलक। जैसे 28, 28 यहां पे एक ही बार दिख रहा है मुझे, अब तो 28 तो होने से रहा है ना। 35, 35, 35 भी एक ही बार दिख रहा है ना। उसके बाद है 32, 32 एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है, पांच बार है। 32 पांच बार है, 32 हो सकता है। 27 देखो एक बार है, दो बार है, तीन बार है। 27 तीन बार है, तो सबसे ज्यादा कौन सा डेटा आ रहा है? 32 बहुलक है। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 100 सवाल आए ऐसे, पता है कितने? 100, हर शिफ्ट में एक। चलो ये बताओ, 57 की पावर -8 गुणा 57 की पावर -17 डिवाइड है, सॉरी डिवाइड 57 की पावर -17, -17 नहीं 17 गुणा 57 की पावर -18 का मान ज्ञात कीजिए। करे बच्चे। देखो यहां डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो बोर्ड मास के नियम से पहले चीज क्या सॉल्व होगी? डिवाइड। और डिवाइड में पावर घट जाएंगी, बेस सेम है ना 57। 57 की पावर -8 को 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, तो -8 और -17 कितना आ जाएगा? माइनस का, तो 57 की पावर -25 और गुणा 57 की पावर -18। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। 57 की पावर क्या आएगा? -25 और -18, यानी कि माइनस का कौन सा ऑप्शन है? कितनी आसान सी बात है ये बताइए। सवाल है आपके सामने प्यारे दोस्तों 26, टाइम एंड वर्क का। ए 24 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी 28 दिन में कर सकता है। अगर पहले दिन बी से शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यानी कि बेसिकली अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना काम शुरू कौन कर रहा है? बी। आधे बच्चे इस चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे और गलत कर देंगे सवाल। अच्छा, दो लोग हैं प्यारे दोस्तों, ए और बी, ठीक है। ए काम कंप्लीट कर सकता है 24 दिन में और बी काम कर सकता है 28 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? टोटल वर्क बताओ, 24 और 28 का। 24 मतलब 4 6 24, 28 मतलब 4 7 28, यानी कि कितना आएगा? 168। तो टोटल वर्क आएगा 168, 24 7 168। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ए 168 कुर्सी बनाता है 24 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 7। बी 168 कुर्सी बनाता है 28 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 6। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पहले दिन बी काम करता है, फिर उससे अगले दिन ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए। अल्टरनेट डेज पर एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं। काम कितने दिन में एंड होगा? तो प्यारे बच्चों, पहले दिन बी 6 कुर्सी बनाएगा, है ना, फिर अगले दिन ए 7 कुर्सी बनाएगा, और यही पैटर्न हर 2 दिन में सेम आगे रिपीट होता रहेगा। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी? 13 कुर्सी बनेंगी कि नहीं? क्लियर है? तो आप एक बात बताओ हमें, लेकिन काम करना कितना है? टोटल 168। हमें तो टोटल 168 कुर्सी बनानी है, 13 कुर्सी बन रही है हर 2 दिन में। तो 13 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 168 के सबसे ज्यादा करीब हो। 13 गुणा 13 169 है ना, 168 के करीब। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 13 से गुणा कर दूं, कोई फर्क है क्या? अगर हर 2 दिन में 13 कुर्सी बन रही है तो मैं ये कह सकता हूं 26 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी? 169। 26 दिन में 169 कुर्सी बनेंगी, लेकिन हमें कुर्सी तो 168 ही बनानी है, यानी कि एक कुर्सी कम बनानी है।
तो एक कुर्सी कम किससे बनवाएंगे? जिस बंदे ने सबसे आखिरी दिन काम किया उससे बोल दो भाई साहब थम जा, एक कुर्सी कम बना, ओवर काम मत कर। तो लास्ट में किसने काम एंड किया होगा? ए ने। और ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है ना, 7 कुर्सी बनाता है एक दिन में। तो एक कुर्सी बनाने में ए को कितना टाइम लेगा? 1/7 दिन। यानी कि टोटल जो है 168 कुर्सी बनाने का काम 26 से 1/7 दिन कम में ही हो जाएगा। यानी कि 25 सही 6/7 दिन में ही टोटल काम एंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है ना। बढ़िया सवाल, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। आगे चलो 27वां देखो, चित्र वाला सवाल है। आपके पेपर में ज्योमेट्री से लाइन एंड एंगल, सिमिलरिटी और पॉलीगन और सर्कल यही आता है बस। डायग्राम में ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, तो ए बी और सी डी ये दो लाइन आपको पैरेलल दिख रही हैं ऐसे, ठीक है। पी क्यू जो है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो यहां ए बी को एम पे काट रही है, यहां सी डी को एन पे। बोला है पी एम बी 50 डिग्री, पी एम बी का माप पूछा है, सॉरी पीएमबी का माप तो पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये दिया है 50 डिग्री। सबको समझ में आया? चित्र में ही दिया है। बताओ बच्चों, भाई अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो सेम ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। अगर दो लाइन समांतर है, ये त्रियक रेखा है, तो एक जैसी पोजीशन पे ये जो एंगल रखा हुआ है 50 डिग्री और ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये दोनों सेम होंगे ना 50-50 डिग्री के। लेकिन पूछा ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 50 घटा देंगे, कितना बचा? ऑप्शन एकदम लल्लू सवाल है कि नहीं, ये बताइए। 10.6 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और यह सीढ़ी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये जमीन है ना, और ये जो है एक मोटी सी दीवार है ना, कोई दिक्कत? अब इस दीवार पे हमने जो है ये एक सीढ़ी टिका दी, ठीक है बच्चे। तो दीवार पर ये सीढ़ी इस तरीके से टिकी हुई है। आगे बात समझ में? यह सीढ़ी जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। कितनी लंबी सीढ़ी है? 10.6 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो पूछा दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? जमीन यहां है, जमीन से दीवार तक सीढ़ी यहां हाइट तक पहुंच रही है, हाइट आपसे पूछा बेसिकली। ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना समझ में बच्चों? बताइए। तो ये बेटा स्पेशल ट्राइंगल है, 30 60 90 90 है, और ये क्या है 60 डिग्री। तो स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। ये रेशियो होता है 30 60 90 में, है कि नहीं बच्चों? यहां पे 2 यूनिट की वैल्यू 10.6 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10.6 का आधा, यानी कि 5.3 मीटर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर। बताओ, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो सवाल नंबर 29वां बनाइए। आसान सवाल है, पेपर आसानी आएगा, यही पढ़ना है आपको, ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है वरना जमीन पे गिर जाओगे भाई। 35,200 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 6 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना है। तो आपसे क्या पूछा? ए का हिस्सा बताइए। रेशियो का सवाल है। ए का 8 गुना बराबर बी का 6 गुना बराबर सी का 3 गुना। तो क्या आप यहां से ए बी सी के हिस्सों का रेशियो नहीं निकाल सकते? बताओ कैसे करते हैं इस सवाल को। 8 6 3 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 24। 8 6 3 का एलसीएम होता है 24, तो मैंने मान लिया कि 24 के बराबर है ये। अगर 8 है 24 है तो ए कितना आएगा? 3। 6 भी 24 है तो बी कितना आएगा? 24/6 4। और 3 सी 24 है तो सी कितना आएगा? 24/3 8। ये ए बी सी के शेयर का रेशियो आ गया ना। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, ठीक है जी। अब जैसे आपसे यहां पे क्या पूछा? ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। आउट ऑफ टोटल तीनों का कितना है? 3 4 7 और 8, 3/15 आएगा कितने का? 35,200 रुपए का। बात खत्म। बताइए, तो 3 से 15 5 बार,
5 से 100 20 बार, तो 352 का 20 गुना कितना आ जाएगा? 7040। ये आ गया ना, 7040 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते मेरे भाई, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 30। बनाइए जी। एक बस डिपो से हर 8 मिनट में बस निकलती है और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। सेम सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक पैसेंजर को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती हैं। पैसेंजर की यानी कि जो ट्रेवलर है इसकी स्पीड बताइए। समझ में आया ना बच्चे? तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम बंदूक की लैंग्वेज पर भी सवाल बनता है ना, बंदूक की गोली की आवाज पर भी। मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये जो है यहां पर एक बस डिपो है, बस स्टैंड है ना, तो यहां से मेरे, और ये है प्यारे दोस्तों, ये जा रही है सड़क। ये क्या जा रही है? सड़क, ठीक है ना। अब इस बस स्टैंड से हर 8 मिनट में बस निकलती है। मान लो कोई पैसेंजर यहां पे खड़ा है। अगर इस बस स्टैंड से हर 8 मिनट में बस निकलती है, बस निकली, फिर 8 मिनट बाद दोबारा बस निकली, तो इस आदमी को बस 8 मिनट के गैप पे मिलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये आदमी बस डिपो की ओर आ रहा है, ये आदमी रुका नहीं है भाई। यहां से बस निकली बस डिपो से और आदमी को यहां पे मिल गई, तो दूसरी बस आदमी को मिलनी चाहिए 8 मिनट के बाद। लेकिन आदमी जो है ट्रेवल कर रहा, आदमी कुछ चलते 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 यहां आ गया। यानी कि आदमी कितनी देर तक चलता रहा? 6 मिनट तक। आदमी जो है हमारा 6 मिनट तक चलता रहा है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत है? आदमी 6 मिनट तक चलता रहा और 6 मिनट के बाद उसी आदमी को दूसरी बस मिली। दूसरी बस मिली यानी कि सेकंड बस केवल यहां से यहां तक चल गई, आदमी से मिल गई ना। तो आदमी चला 6 मिनट तक, 6 मिनट के बाद ही ये बस केवल 6 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच के आदमी से मिल गई। बताओ, एक्चुअली बस अगर पूरी डिस्टेंस चलती यहां से यहां तक तो कितनी देर में मिलती? 8 मिनट में। लेकिन बस यहां से यहां तक 6 मिनट में आदमी से मिल गई। यानी कि अगर यही बस और आगे जाती यहां से यहां तक, है ना, तो इसी बस को ये डिस्टेंस जाने में कितना मिनट लगता? फिर 2 मिनट लगता कि नहीं? तो इसी बस को मेरे प्यारे भाई ये डिस्टेंस जाने में 2 मिनट लगता कि नहीं? तो मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई केवल इस वाली डिस्टेंस की, फॉर दिस डिस्टेंस। इस सेम डिस्टेंस को जाने में आदमी ने लिया है 6 मिनट और बस ने लिया है 2 मिनट। तो सेम डिस्टेंस जाने में आदमी और बस जो टाइम ले रहे हो, उस टाइम का रेशियो कितना है? 3:1। अगर टाइम का रेशियो 3:1 है तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा, आदमी की और बस का 1:3। सवाल में यहां पे बस की स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू 24 है, तो आदमी की स्पीड है 1 की वैल्यू कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर आदमी की स्पीड। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या गजब सवाल है कि नहीं? तो ये आपको मेथड सीखना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल रेशियो। इसी के साथ आज का एग्जाम पेपर स्वाहा होता है मेरे भाई। ठीक है, एक सवाल है आपके सामने, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कृपया करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हर बच्चे का आंसर कमेंट में आना चाहिए, रिप्लेसमेंट वाला बढ़िया सवाल है। ठीक है जी, बताओ आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छे से समझाया मेरे भाई, और मैं अगले टेस्ट से रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर के सवालों को भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, खूब अच्छी प्रैक्टिस होगी मेरे भाई। जो मैं करा रहा हूं बहुत मेहनत के साथ करा रहा हूं, बहुत रिसर्च करके, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। ठीक है जी, और आपको पता है कि बैच ज्वाइन करना है तो सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के टेस्ट हमने जो है डाल रखे। आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, तो ही प्रैक्टिस करने का मजा है, और वो आप यहां से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे, नए एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। बाय।